जरा इस आदमी को देखिए। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के बहुत सारे देशों को बर्बाद किया। इसने लीबिया में गद्दाफी को उखाड़ फेंकने में मदद की, सीरिया में विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए काम किया और वेनेजुएला तक पहुंच गया। और अब उसका निशाना भारत था। बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस खतरनाक आदमी को दबोच लिया, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक, और इसके साथ 6 और यूक्रेनी नागरिक भी पकड़े गए। यह खबर इतनी बड़ी है कि ईरान इजराइल की जंग को अभी भूल ही जाइए आप, क्योंकि भारत के लिए इससे बड़ा और खतरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये लोग पकड़े न जाते तो नॉर्थ ईस्ट में आग लग चुकी होती। मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में फैल सकती थी और शायद प्रधानमंत्री मोदी तक टारगेट पर होते। लेकिन जो कई बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो हमारी एनआईए ने कर दिखाया। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कौन है ये मैथ्यू वैन डाइक, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो भारत पहुंचा, क्या प्लान था और भारत ने कैसे इस साजिश को नाकाम कर दिया। मैथ्यू वैन डाइक एक अमेरिकी नागरिक है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक प्राइवेट मिलिट्री ऑपरेटर है, यानी भाड़े का सैनिक, मर्सनरी। लेकिन वो सिर्फ लड़ता नहीं, बल्कि ट्रेनिंग देता है, हथियार सप्लाई करता है और ड्रोन वारफेयर जैसी एडवांस तकनीक भी सिखाता है। उसने सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक संगठन चलाया हुआ है। ये संगठन अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप को ट्रेनिंग देता था, खासकर उन ग्रुप्स को जो अमेरिकी इंटरेस्ट के साथ जुड़े होते थे। ये लोग गोरिल्ला वारफेयर, ड्रोन अटैक्स, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। इसका करियर 2011 में शुरू हुआ, जब लीबिया में गृह युद्ध चल रहा था। उस वक्त अमेरिका और उसके सहयोगी मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को गिराना चाहते थे। मैथ्यू ने वहां विद्रोहियों के साथ मिलकर काम किया और गद्दाफी को मार गिराने में उसकी पूरी भूमिका थी। वो पर्दे के पीछे से ऑपरेशन चलाता था। फिर आया सीरिया। वहां आईएसआईएस और दूसरे इस्लामिक ग्रुप्स के खिलाफ लड़ाई में उसने अमेरिकी फोर्सेस की मदद की। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, इराक में भी इसका नाम आया, और हाल ही में वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में भी उसका नाम आया। वो ऐसे देशों में जाता था जहां अमेरिका सीधे सेना नहीं भेजना चाहता था, लेकिन बदलाव चाहिए था। वहां वो लोकल मिलिटेंट्स को ढूंढता, उन्हें ट्रेनिंग देता, हथियार पहुंचाता और सत्ता उखाड़ फेंकने में मदद करता। दुनिया के कई देश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकलता रहा। लेकिन भारत ने उसे नहीं छोड़ा। एक्चुअली मार्च 2026 की शुरुआत में एनआईए को खबर मिली कि कुछ विदेशी नागरिक भारत में संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे, लेकिन उनका मकसद टूरिज्म नहीं था। ये लोग पहले असम पहुंचे, वहां से मिजोरम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसे, जहां विदेशियों के लिए परमिशन जरूरी होता है। फिर वो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चले गए। म्यांमार में एक्टिव कई मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो भारत विरोधी हैं। ये ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे मणिपुर, असम, नागालैंड में सक्रिय जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ। मैथ्यू वैन डाइक के लीडरशिप में 6 यूक्रेनी नागरिक म्यांमार पहुंचे। वहां उन्होंने इन मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी, खासकर ड्रोन वारफेयर की। ड्रोन से सर्विलांस, अटैक, हथियार ड्रॉप, सब कुछ सिखाया। हथियार सप्लाई किए, टेररिस्ट हार्डवेयर दिए। एनआईए के मुताबिक ये ग्रुप्स भारत में टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता पैदा करना, मणिपुर जैसी हिंसा को और भड़काना और बड़े लेवल पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना। पिछले साल से मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, उसमें ऐसे ही एक्सटर्नल हैंडलर का रोल बताया जा रहा है। मैथ्यू जैसे लोग अगर कामयाब हो जाते तो हिंसा पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल सकती थी और सबसे बड़ा खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक या फिर बड़े लेवल की साजिश हो सकती थी। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस को टाइम रहते इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद एनआईए, आईबी और लोकल एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। 13 मार्च 2026 को दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 यूक्रेनी, लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 यूक्रेनी और कोलकाता एयरपोर्ट पर मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ लिया गया। ये लोग भारत से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यूएपीए की धारा 18 और अन्य सेक्शंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक, मतलब 11 दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि ये लोग म्यांमार में ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई कर रहे थे, जो भारत विरोधी जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और 8 ऐसे यूक्रेनी नागरिक भारत में हैं जिनकी अभी तलाश जारी है। अब जरा सोचिए कि अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो ड्रोन अटैक्स, हथियारों की सप्लाई से बहुत बड़ा हमला हो सकता था। लेकिन ये गिरफ्तारी दिखाता है कि भारत की इंटेलिजेंस कितनी मजबूत हो गई है, क्योंकि कई देश
ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाए, लेकिन हमने पकड़ लिया। अब बात करते हैं इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन की, क्योंकि ये गिरफ्तारी सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में है। अमेरिकी दूतावास ने भारत में बयान जारी किया कि वो इस स्थिति से पूरी तरह से अवेयर हैं। उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ यूएस सिटीजन, लेकिन उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए क्योंकि प्राइवेसी और कंसुलर मैटर्स की वजह से वो कमेंट नहीं कर सकते। मतलब वो मान रहे हैं कि उनका एक नागरिक पकड़ा गया है, लेकिन अभी कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया है। वो भारत सरकार के संपर्क में हैं और कंसुलर एक्सेस की कोशिश कर रहे हैं मैथ्यू वैन डाइक से मिलने की। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत भारत के सामने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके 6 नागरिकों को बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया और ये कोई टेरर लिंक वाली बात नहीं है। यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सेंडर पालिस्चुक ने भारत के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी सीवी जॉर्ज से मिलकर एक ऑफिशियल नोट सौंपा। इसमें डिमांड की गई कि उनके नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए, उन्हें कंसुलर एक्सेस दिया जाए, यानी यूक्रेन के अधिकारी उनसे मिल सकें और पूरी जांच में ट्रांसपेरेंसी हो। यूक्रेन का दावा है कि ये लोग शायद सिर्फ ट्रैवल या फिर प्राइवेट काम से आए थे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं। लेकिन एनआईए ने इन दावों को खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास सबूत है, जैसे म्यांमार में ट्रेनिंग के रिकॉर्ड, ड्रोन सप्लाई के लिंक्स और लोकल मिलिटेंट ग्रुप से कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों, ये साजिश सिर्फ म्यांमार तक नहीं थी, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये सफल होता तो ड्रोन और हथियारों से बड़े हमले हो सकते थे, जो मैंने पहले भी बताया, लेकिन भारत ने इसे नाकाम कर दिया। जांच अभी चल रही है। क्या और बड़े नाम सामने आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये CIA या फिर किसी बड़े प्लॉट का हिस्सा था? क्या नॉर्थ ईस्ट में पहले से ही ये लोग एक्टिव थे? आने वाले दिनों में इन सब बातों का खुलासा हो जाएगा। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।